नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एग्जिट पोल के नतीजे, बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर। सर्वे के महापोल का औसत निकाले तो बीजेपी को मिल सकती है 142 सीटें। सीएम नीतीश करेंगे कैबिनेट की बैठक दोपहर 1 बजे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक। कोरोना को लेकर लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। झारखंड में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या। बीते 24 घंटे में मिले 5,961 नए मरीज। राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 55,000 के पार। राज्य में मिले सबसे ज्यादा 1,439 संक्रमित। बिहार में बेकाबू कोरोना, 1 लाख के पार हुई संक्रमितों की संख्या। एक दिन में 13,098 नए मरीज आए सामने। तो पश्चिम बंगाल में मतदान खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। कुछ एग्जिट पोल्स ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में 10 सालों से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस एक बार सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। तो वहीं पिछले चुनाव में महज 3 विधायकों वाली भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा होता भी नजर आ रहा है। सभी एग्जिट पोल्स में बीजेपी को 100 के पार दिखाया गया है, तो 4 एग्जिट पोल्स में उसे बहुमत से लेकर बम्पर सीटें तक मिलने के अनुमान जताए जा रहे हैं। सभी एग्जिट पोल में यह समानता है कि लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन को दुर्गति अब देखनी होगी। तो बंगाल में कांटे की टक्कर। टीएमसी और बीजेपी में कांटे की टक्कर। बंगाल में खत्म हुआ आखिरी चरण का चुनाव। 35 सीटों पर हुआ 76.07% मतदान। मुस्लिम बहुल आबादी वाले जिलों में सबकी नजर। महिला और मुस्लिम वोटर्स ने जमकर दिया ममता का साथ। ममता ने मतगणना से पहले बुलाई प्रत्याशियों की मीटिंग। हरे कृष्ण हरे राम, विदाय जाओ बीजेपी ब्राह्म, और हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे। जानलेवा कोरोना महामारी के इस दौर में पश्चिम बंगाल में 8वें चरण का मतदान खत्म हो चुका है। बीते लगभग कई महीनों से राज्य की सत्ता पर काबिज होने के लिए सत्ताधारी टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हालांकि किसका परचम बुलंद होगा ये तो 2 मई को नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल आ चुके हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल की सत्ता पर काबिज हो सकती हैं। हालांकि उन्हें सीटों का नुकसान जरूर उठाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को बम्पर फायदा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन सत्ता से दूर रह जाएगी। के नतीजे भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये जो पूरा आंकड़ा पेश किया जा रहा है और कैसे कांटे की टक्कर देखी जा सकती है बीजेपी और टीएमसी के बीच में, क्योंकि लगातार बंगाल में कांटे दीदी की सरकार ने रोका हुआ है। राज्यों की विधानसभा चुनाव की वोटिंग होने के बाद एग्जिट पोल आए। सबसे ज्यादा चौंकाया बंगाल में, जहां के 9 एग्जिट पोल आए। 5 में ममता की तृणमूल को बहुमत हासिल होता हुआ दिख रहा है या फिर वो उसके काफी करीब है। 3 पोल्स में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ के सभी रुझानों में तृणमूल को सीटों का नुकसान साफ तौर पर देखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म हो गया है और अब हर किसी की नजर नतीजों पर है। नतीजों से पहले एग्जिट पोल आया है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। एग्जिट पोल की माने तो ममता के लिए इस बार सत्ता वापसी की राह आसान नहीं है। पश्चिम बंगाल की कुल 292 सीटों पर इस बार 8 चरणों में वोट डाले गए हैं। इस बंग की जंग में कौन होगा नायक, किसके सर सजेगा ताज,
इन सभी सवालों के जवाब के लिए 2 मई तक करना होगा इंतजार। डेस्क रिपोर्ट VIP न्यूज। चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो स्वागत करेंगे अपने मेहमानों का। दरअसल विनोद शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही कुंदन कृतज्ञ जी जो कि बिहार झारखंड से संपादक है। तो कुंदन जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही रहेगा, क्या वाकई क्या लगता है कि खेला होबे कि खेला शेष होबे? अब तो 2 मई को ही मिलेगा पुख्ता तरीके से, लेकिन जितने भी अभी तक एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं पश्चिम बंगाल को लेकर, वो नतीजे बहुत ही खास हैं और जो ट्रेंड बता रहा है, कह सकते हैं एडवांटेज बीजेपी को मैं आज की वक्त दूंगा। क्योंकि अगर 2019 पिछले चुनाव की 2016 के चुनाव की बात करें तो जो आंकड़े 2016 चुनाव में और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो आंकड़े सामने आए थे, वो आंकड़े पे अगर गौर करें तो अभी मौजूदा विधानसभा में बीजेपी के 3 विधायक हैं और 3 विधायकों से अगर 3 अंकों के आंकड़ों तक बीजेपी पहुंच रही है तमाम एग्जिट पोल में, तो यह बीजेपी के लिए बहुत ही उत्साहित करने वाली खबर होगी। और खास करके बीजेपी ने जिस तरीके से, जिस दमखम के साथ पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ा था, बीजेपी को उसका पारितोषिक, उसका पुरस्कार मिलता हुआ दिख रहा है। सबसे अहम बात आपको बता दें कि इस बार वोट प्रतिशत बढ़ने के भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। अमूमन चुनाव विश्लेषकों की माने तो वोट प्रतिशत बढ़ने का अंदाजा लगाया जाता है एंटी इनकम्बेंसी वोट से, सत्ता विरोधी लहर से। लेकिन इस बार अगर हम अलग अलग सीटों की माने या नंदीग्राम पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा हॉट सीट जिसे माना जा रहा है, जहां से टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन जिन्होंने थामा था, इन दोनों के बीच में मुकाबला है। और इस मुकाबले में वोटिंग प्रतिशत सुरभि 88% तक गई है। तो कह सकते हैं कि इस 2 स्टार कंटेंडर्स के बीच में जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है उसके क्या मायने निकलेंगे, यह तो 2 तारीख को मालूम होगा। लेकिन बीजेपी कैंप में अभी खुशी की लहर है और बीजेपी को जो पारितोषिक मिलता हुआ दिख रहा है तमाम एग्जिट पोल में, वह बंगाल के में राजनीति में ममता बनर्जी का खेला शेष होबे इस टैगलाइन की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन आखिरी नतीजे 2 मई को। सुरभि, चलिए ठीक है कुंदन जी, मैं आपके पास लौटूंगी। विनोद शर्मा जी प्रवक्ता है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए VIP न्यूज पर। सबसे पहले बहुत स्वागत आपका। जिस तरीके से बंगाल का जो सियासी दांवपेच देखा गया और कई ऐसी घटनाएं भी देखी गई जब हिंसा भी हुई, EVM भी घरों पर मिले, तो ऐसे में क्या कहेंगे, क्या लगता है कि वाकई में बीजेपी ने जैसे पिछली बार भी ये दावा किया था कि 200 पार की सीटें जाएंगी, क्या इस बार उम्मीद वो जाहिर की जा सकती है? क्योंकि पिछली बार तो आप चूक गए थे, इस बार एग्जिट पोल्स तो बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। आपके तरफ से क्या लगता है? निश्चित रूप से मतदान हो चुके हैं, 2 तारीख को रिजल्ट आएंगे, लेकिन जमीनी स्तर से जो रिपोर्ट आ रहे हैं वो तो हमारे पक्ष में है और हमारे कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं, जिन्होंने काम किया है फील्ड में, जमीन पर काम किया है पार्टी के लिए। और निश्चित रूप से जन आक्रोश था पूरे बंगाल में, दीदी के खिलाफ जन आक्रोश था, उनके कार्यकलापों से, उनके आतंक राज से हमारे हजारों कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, आम लोगों पर दमन किया गया। तो निश्चित रूप से वहां के लोग परिवर्तन चाहते थे और दिखा है, और निश्चित रूप से मतदान के रूप में वो बक्से में गया है। और निश्चित रूप से 2 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे, भाजपा बहुत बहुमत से आगे रहेगी और कमल पूरे बंगाल में खिलेगा। लेकिन अगर अभी बात की जाए कुंदन जी, मैं एक बार फिर आपके पास लौटना चाहूंगी, अगर आपके पास भी कोई भी सवाल है एग्जिट पोल से जुड़े हुए तो आप विनोद जी से अपने सवाल भी कर सकते हैं। ठीक है विनोद जी एक सवाल और कुंदन जी के पास जाने से पहले, जिस तरीके से आंकड़े तो बता रहे हैं कि बीजेपी के जो गठबंधन है
134 से 160 के पास का ये आंकड़ा बताया जा रहा है कि आप लोगों के खेमे में ये सीटें आ सकती हैं। वहीं अगर टीएमसी के गठबंधन की बात करें तो उसमें भी 130 से 156 सीटें बताई जा रही हैं। और आखिरी चरण में अगर देखा जाए तो 76% के प्रतिशत से मतदान किया गया था 35 सीटों पर। तो ऐसे में ये अंदाजा लगाना कितना उचित होगा, क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी ने भी एक स्लोगन दिया था, हर हर मोदी घर घर मोदी, इस बार ठीक वैसे ही टीएमसी ने भी एक स्लोगन दिया कि हर घर में टीएमसी ही आएगी। तो ऐसे में क्या लगता है कि वाकई किसका स्लोगन ज्यादा काम करेगा, कितना पावरफुल, किसका स्लोगन लग रहा है? देखिए सुरभि जी, लगातार 10 वर्षों तक मुख्यमंत्री रही हैं ममता दीदी, और वहां के लोगों ने इनके सारे कार्यकलापों को देख लिया। इनसे जो अपेक्षा थी कहीं भी खरा नहीं उतरी है। पूरे बंगाल को गर्त में ढेलने का काम किया है, अशांति पैदा करने का काम किया है, अराजकता फैलाने का काम किया है। इसलिए जनता अब विश्वास नहीं करने वाली थी इन पर, और निश्चित रूप से मोदी जी से तुलना इनकी नहीं हो सकती, क्योंकि मोदी जी ने कर दिखाया। जो कहा कर दिखाया, और लोगों ने उनके नारे पर विश्वास किया कि घर घर मोदी और हर हर मोदी का नारा बहुत ही सफल रहा, क्योंकि जनता ने उनके बारे में एक अच्छी संभावना देखी थी उनमें, और उसको वोट दिया जम करके मोदी जी के नाम पर। लेकिन ममता जी चूंकि अपने कार्यकलापों से फ्लॉप हो चुकी थी, आम जनता का विश्वास उठ चुका था, बंगाल निराशा के दौर से गुजर रहा था, और निश्चित रूप से वहां की जनता ने जमकर इनके खिलाफ वोट किया है, जो 2 तारीख को निश्चित रूप से नजर आएगा। और हम लोग का लक्ष्य जो है 200 के पार, लगभग हम लोग का पूरा विश्वास है कि एग्जिट पोल अपनी जगह पर है। हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं कि हम अधिकांश सीटें जीतेंगे, और निश्चित रूप से बंगाल में कमल खिलेगा। चलिए ठीक, कुंदन जी आपके पास लौटूंगी। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप बीजेपी प्रवक्ता से अपने सवालों को रखना चाहते हैं तो आप सवाल कर सकते हैं। कुंदन जी, 3 अंकों के आंकड़े तक बीजेपी का सफर जाता हुआ दिख रहा है। तमाम एग्जिट पोल इस बात पर मुहर लगा रहे हैं कि बीजेपी के सीटों की संख्या अब 3 अंकों तक पहुंच जाएगी। सबसे बड़ा सवाल, इस उपलब्धि का श्रेय किसको देंगे आप? जनता को जाएगी, जो निराशा में डूब चुकी थी और ममता दीदी को वहां से उखाड़ना चाहती थी। और खास करके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और वहां के प्रभारी ने मिलकर जी तोड़ मेहनत की है। कार्यकर्ताओं ने उनके संरक्षण में, उनके देखरेख में, निर्देशन में दिन रात काम किया है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ पूरे पार्टी को हम इसके लिए बधाई देंगे और उनको शुभकामना देंगे कि इस तरह का काम हम पूरे देश पे करते रहें, और जनता फिर से हमें विश्वास करके पूरे देश में इस तरह का मतदान करती रहे। सवाल यहाँ यह निकलकर सामने आता है कि अभी तक इस चुनाव में एक चीज देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी भी सीएम के चेहरे को किसी को भी प्रोजेक्ट नहीं किया गया है। आपको क्या लगता है, यह पार्टी की तरफ से एक सोची समझी रणनीति थी या सीएम के चेहरे का अभाव था भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन के दौरान? चेहरे का अभाव नहीं था, क्योंकि पार्टी, हम चुनाव लड़ रहे थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर, और निश्चित रूप से बंगाल की जनता ने हम लोग को लगता है कि विश्वास किया है, और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरी पार्टी कार्य समिति बैठकर तय करेगी कि कौन हमारे वहां के मुख्यमंत्री होंगे। वहां विधायक दल की बैठक होगी, उसमें यह निर्णय लिया जाएगा, और निश्चित रूप से यह होना भी चाहिए था। चलिए, अब विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए होगी या नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के लिए होगी, यह तो 2 तारीख को ही तय हो पाएगा। विनोद जी, एक अहम सवाल यह उठता है कि 8 चरणों में चुनाव हुए। पहले चरण से लेकर 8वें चरण तक की अगर हम बात कर लें, जहां 27 मार्च से लेकर 29 अप्रैल तक एक लंबे अंतराल में पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोजित कराए गए, उस दौरान यह कहा जा रहा है कि 8 चरणों में शुरुआती जो भी 4 चरण थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई दिख रही है, वहां पर वोट शेयर्स में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन बाकी के 4 चरणों में एग्जिट पोल के मुताबिक अगर माने तो वहां पर आपका वोट शेयर भी कम हुआ है और सीट शेयरिंग भी कम हुई है। इसकी क्या वजह मानते हैं? आखिर के 4 चरणों में जो बीजेपी थोड़ा लूज करती हुई दिख रही है। देखिए, निश्चित रूप से
पहले जो चुनाव हुए पहले चरण में जनता ने जमकर मतदान किया है भाजपा के पक्ष में, और अंतिम तक विश्वास बना रहा है। ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं हुआ है, लेकिन हिंसा फैला करके ममता दीदी ने, टीएमसी ने लोगों को बूथ पर पहुंचने से रोकने का काम किया है, लोगों को रास्ते में कहीं न कहीं व्यवधान पैदा किया है, जिससे कुछ मतदान कम हुए थे और कहीं कहीं जनता नहीं जा पाई चाह करके भी। तो निश्चित रूप से उसका कोई व्यापक असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता निकली है घर से। इनके आतंक राज के बाद भी, इनके जो दमनकारी नीति थे उसके बाद भी इनके कार्यकर्ताओं ने खुलेआम पुलिस पर भी बम चलाए, गोलियां चलाई। तो निश्चित रूप से इन्होंने प्रयास किया कि जनता इनके पक्ष में मतदान करे, लेकिन उल्टा प्रतिफल हुआ है और वहां की जनता ने भी, जो इनके साथ थे, वो भी इनके खिलाफ हो गए हैं। और निश्चित रूप से अंतिम चरण तक हम पीछे कहीं नहीं रहेंगे, रिजल्ट हमारे पक्ष में होंगे, भाजपा निश्चित रूप से आगे रहेगी और कम मार्जिन से भी हम निश्चित रूप से पिछले चरण के चुनाव में भी कम मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे। विनोद जी, 8 चरण की अगर हम बात कर लें, 8 चरण में जो चुनाव हुए हैं वहां पर यह देखा गया है हर चरण में हिंसा हुई है और हिंसा की स्थिति यह रही है कि तमाम चरणों में आम मतदाताओं की मौत होते हुए हमने देखा है, राजनेताओं को घायल होते हुए देखा है, बूथों पर हिंसा होते हुए देखी है। इसके लिए आप क्या मानते हैं, अर्धसैनिक बलों की नाकामयाबी है यह, या वहां पर तृणमूल कांग्रेस ने एक सोची समझी रणनीति के तहत जानबूझकर हिंसा फैलाने की कोशिश की है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस के रग रग में हिंसा है और ये पूरी तरह से हिंसा पर आधारित पार्टी बन चुकी है। और निश्चित रूप से इसने रणनीति बना रखी थी कि हम किसी को मतदान ही नहीं करने देंगे। अगर अर्धसैनिक बल ना होते तो बंगाल का क्या हाल होता आप नहीं सोच सकते हैं। लोग घर से नहीं निकलते, सबके घर पर बम पटके जाते, गोलियां चलाई जाती। और उनकी रणनीति निश्चित रूप से अर्धसैनिक बलों ने काफी हद तक कम करने का प्रयास किया है। इनको लोगों को गिरफ्तारी किया गया है, इनको भगाने खदेड़ने का काम हमारे पुलिस ने किया है। और निश्चित रूप से इनकी रणनीति सफल नहीं हो पाई, क्योंकि जनता में इसके खिलाफ रिएक्शन हुआ है। इनकी जो हिंसावादी नीति थी, जनता नहीं चाहती थी, वो चाहती थी शांति बंगाल की जनता, लेकिन ये जो कार्यक्रम चला रहे थे इनको सफलता नहीं मिली है। विनोद जी, बाकी इसके साथ ही 4 अन्य राज्यों में भी चुनाव हुए हैं। असम को अगर छोड़ दें तो असम और पश्चिम बंगाल में कई चरणों में चुनाव हुए हैं। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में महज एक चरण में चुनाव संपन्न हुआ है। और पश्चिम बंगाल में इतने लंबे चरण में चुनाव कराने की वजह से ही चुनाव आयोग को मद्रास हाईकोर्ट की जमकर फटकार भी लगाई गई है। आप क्या कहते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरीके से न्यायपालिका का दखल अंदाजी बढ़ता जा रहा है, यह आने वाले समय में भारत के लिए एक सुखद तस्वीर है या आपसी संकट उत्पन्न हो सकता है? देखिए, किसी भी संवैधानिक संस्था के खिलाफ खुलेआम टिप्पणी करना उचित नहीं है। मैं उच्च न्यायालय या न्यायालय के खिलाफ नहीं हूं, उनका सम्मान करता हूं, लेकिन बिना जानकारी प्राप्त किए हुए किसी पर टिप्पणी कर देना, वहां की हकीकत, जमीनी हकीकत बंगाल की जाने बिना वहां टीम भेजना चाहिए था उच्च न्यायालय को। और क्यों 8 चरणों में? मैंने कहा ना, वहां चुनाव नहीं होते, वहां घर घर में लोग बम पटकते, कोई वोट देने नहीं निकलता। अगर अर्धसैनिक बल नहीं होते, इतना लंबा चुनाव नहीं होता, तो चुनाव ही नहीं हो पाता। वो व्यवस्था थी चुनाव आयोग की, वो कोई शौक से नहीं करवाया है। तो निश्चित रूप से न्यायालय को भी पता करना चाहिए कि आखिर हकीकत क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। टिप्पणी तो आसान है, कोई किसी पर करता है, न्यायालय पर भी लोग टिप्पणी कर देते हैं, राष्ट्रपिता पर भी कर देते हैं, कि प्रधानमंत्री पर भी कर देते हैं। तो ये तो आसान है, टिप्पणी और अपना पक्ष रखना अलग बात है, लेकिन निश्चित रूप से हकीकत पता करना चाहिए। चुनाव आयोग कभी क्यों चाहेगा लंबा चुनाव खींचना? उसमें ज्यादा खर्च होते हैं, ज्यादा तनाव होते हैं, लेकिन मजबूरी थी चुनाव आयोग की। अगर वो नहीं करता तो बंगाल में चुनाव होते भी तो रक्त की नदियां बहती रहती, कोई घर से निकलना नहीं चाहता। लेकिन चुनाव आयोग को हम धन्यवाद देते हैं कि लंबा ही सही उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव कराया है पूरे देश में। और निश्चित रूप से 5 राज्यों में भाजपा बहुत आगे रहेगी। असम में भी हमारी सरकार बनेगी, पुडुचेरी में भी बनेगी, केरल में थोड़ी लड़ाई है, इसमें 2 राय नहीं है, लेकिन तमिलनाडु में भी हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। चलिए ठीक, विनोद जी, आपने कहा कि केरल में भी आपको लगता है कि वो कांटे की टक्कर हो सकती है, आपको सामने से भी वो जवाब, मुंह तोड़ जवाब मिल सकता है, लेकिन बंगाल में ऐसी उम्मीदें आपको क्यों नजर नहीं आ रही? क्योंकि अगर 10 साल से कोई पार्टी पहले से काबिज है, जनता उनको जानती भी है, तो फिर एक नई पार्टी को क्यों मौका देना चाहेंगे आप? इतने
अपने आप में क्यों इतना आत्मविश्वास रखते हैं कि आपकी ही जीत होगी इस बार? देखिए बंगाल की जनता शांति प्रिय है। दूसरा, वो चाहती है कि यहाँ विकास की नदी बहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देख रही है बंगाल की जनता, और निश्चित रूप से वो चाहती है कि बंगाल भी फिर से मुख्य धारा में जैसे पहले था बंगाल, वो बंगाल चाहती है। बीच में सीपीएम के शासनकाल में और कांग्रेस के संयुक्त शासनकाल में ममता जी के पूरा बंगाल धराशायी हो चुका है। आपने कहा पहले जो था, तो वो पहले से क्या तात्पर्य? क्योंकि पहले तो लेफ्ट की पार्टी थी, वहां बीजेपी तो थी नहीं। लेफ्ट के साथ लेफ्ट तो मैं कह रहा हूँ, लेफ्ट कांग्रेस के साथ थी ना ममता जी पिछली बार। तो दोनों ने मिलकर पूरे बंगाल का बंटाधार कर दिया है, और निश्चित रूप से वहां की जनता चाहती है, रोजगार चाहती है, वहां विकास चाहती है, इसलिए वहां नई पार्टी को मौका देना चाहती है। भाजपा को लोकसभा में भी वहां की जनता ने जमकर मतदान किया था, उससे ज्यादा मतदान इस बार भाजपा के पक्ष में हुए हैं, और निश्चित रूप से वहां इस बार कमल खिलेगा, जैसा कि हम लोग के ग्राउंड रिपोर्ट से हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं। चलिए ठीक, आपके पास लौटूंगी। कुंदन जी बिहार झारखंड से संपादक है, उनसे भी एक सवाल ले लूं। कुंदन जी, जिस तरीके से अभी विनोद शर्मा जी ने ये तो कह दिया कि वहां पर विकास की धारा जनता बहाना चाहती है, इसी वजह से परिवर्तन की जो बात की जा रही है, तो परिवर्तन क्या वाकई देखा जा सकता है? क्योंकि विकास की बात तो बीजेपी कर रही है, लेकिन 10 साल से, क्योंकि पुरानी पार्टी है टीएमसी, तो वो भी इतनी जल्दी अपने जमीनी स्तर से तो पूरी तरीके से अपना बोरिया बिस्तर तो समेटेगी नहीं, उसे भी मौका तो मिल ही रहा है। कांटे की टक्कर भी देखी जा रही है, कुछ एग्जिट पोल्स ये भी बता रहे कि टीएमसी ही लीड कर रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या वाकई परिवर्तन होने की उम्मीदें हैं? देखिए सुरभि, एक सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जिन एजेंसियों ने एग्जिट पोल किए हैं और एग्जिट पोल के नतीजे जारी किए हैं कल देर शाम, इन तमाम नतीजों को अगर आप गौर से देखेंगी तो लड़ाई कांटे की है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने 3 विधायकों से लेकर अब 3 अंकों के आंकड़े तक अगर सफ़र तय करने जा रही है, तो बीजेपी ने एक लंबी मेहनत की है, एक लंबी लड़ाई लड़ी है पश्चिम बंगाल में। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इस लड़ाई में 2 मई के शाम तक जो नतीजे निकल कर आएंगे, किस पार्टी के पास 147 या उससे अधिक विधायकों का समर्थन हासिल होगा। अब जाहिर सी बात है, जो स्थिति बन पड़ रही है, टीएमसी और बीजेपी 2 मुख्य पार्टियों के तौर पर, दावेदार के तौर पर सामने निकल कर आई है। लेफ्ट और कांग्रेस की बात कर लें तो महज खानापूर्ति के तौर पर ही वामपंथी दल और कांग्रेस वहाँ पर सामने नजर आते रहे हैं। सवाल यह उठता है कि परिवर्तन वहाँ पर होगा या नहीं होगा, यह अभी इस कांटे की लड़ाई में कह पाना संभव नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी के पास एक एडवांटेज सबसे बड़ा यह है कि ममता बनर्जी पिछले 10 साल से वहां शासन कर रही हैं, और बंगाल की जनता के बीच में उन्होंने जो अपनी पकड़ और पहचान स्थापित की हुई है, उसे मिटा पाना या उसे दूर कर पाना इतना आसान नहीं होगा। जब वामपंथी दलों का शासन पश्चिम बंगाल में चल रहा था और ममता बनर्जी वहां पर लड़ाई लड़ रही थी सत्ता परिवर्तन को लेकर, तो एक लंबी संघर्ष की लड़ाई, लंबी संघर्ष की यात्रा उनकी देखी गई थी। इस बार इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक लड़ाई लड़ी है, जनता के बीच में पहुंचने की कोशिश की है, और साथ ही साथ जनता के बीच में अपनी पहचान स्थापित करने की कोशिश की है। अब अगर यहां से ममता बनर्जी लड़ाई में पीछे छूट, इसका पूरा का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय एंड टीम को दिया जाएगा। और अगर कहीं गलती से सुरभि ममता बनर्जी 147 या इससे अधिक विधायकों के साथ बाहर निकलकर सामने आती हैं, फतह हासिल करके सामने आती हैं, तो आप माने कि ममता बनर्जी की पहचान राष्ट्रीय राजनीति में और बढ़ जाएगी, ममता बनर्जी का कद और ऊंचा हो जाएगा, और साथ ही साथ ममता बनर्जी की निगाहें अब कलकत्ता से सीधा दिल्ली की तरफ जाएंगी। तो इस चुनाव परिणाम के कई आयाम हैं, नतीजों पर निर्भर करेंगे, और 2 तारीख की शाम तक, परसों शाम तक जब नतीजे सामने निकल कर आएंगे, तब देखना होगा कि किस पार्टी के हिस्से में खुशी है, किस पार्टी के हिस्से में गम है। सुरभि, ठीक है कुंदन जी, लौटूंगी आपके पास। विनोद जी, आपसे एक लास्ट कमेंट चाहूंगी, क्योंकि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तो ऐसे में जो उम्मीदें लगातार ये जाहिर की जा रही है और एग्जिट पोल्स भी बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर तो चल रही है, लेकिन जब धरातल की बात हम करते हैं तो ऐसा भी देखा जाता है कि कई लोग एक उम्मीद की निगाहों से आपकी तरफ देखते हैं कि ठीक है, जो 10 सालों में विकास नहीं हुआ, आपने विकास की बात की तो आप विकास कराएंगे। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जब चुनावी
समय रहता है तब तो तमाम पार्टियां ये दावे करती है कि हम विकास की धारा बहा देंगे, चुनाव खत्म होते ही वो अपने वादे को भी भूल जाते। तो इस पर कैसे जनता आप पर भरोसा करेगी? देखिए सुरभि जी, निश्चित रूप से हमारी पार्टी ने जो भी वायदे किए हैं करीब करीब पूरे किए हैं और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने वहां कहा है कि हर संभव प्रयास करेंगे बंगाल के विकास के लिए, हर संभव सहायता देंगे। और निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री ने जिन जिन राज्यों के साथ वायदे किए, जाके वहां काम किए, वहां भाषण दिए, वहां निश्चित रूप से उसको मदद किया है और बंगाल उस श्रेणी में है। बंगाल अब वोट जनता ने दे दिया है, हम बंगाल पर हमेशा ध्यान बनाए रखेंगे, हमारी सरकार उसको मदद करेगी, बंगाल को आगे ले जाने का काम करेगी और निश्चित रूप से विकास की धारा वहां बहेगी और बंगाल फिर से पुराना बंगाल होगा, हमारा पूरा विश्वास है। क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री लगातार बंगाल के बारे में चिंतन कर रहे थे चुनाव के पहले से भी, हमारे गृह मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उनका निश्चित रूप से नजर है कि बंगाल पुराने स्थिति में जाए, बंगाल फिर से विकास की गति में दौड़े। तो निश्चित रूप से उसमें कोई कमी नहीं होगी, बंगाल विकास के रास्ते पर है और चुनाव के बाद निश्चित रूप से सरकार हमारी बनेगी और विकास की नई धारा वहां शुरू हो जाएगी। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद विनोद जी आपका वीआईपी न्यूज को अपना कीमती समय देने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। तो जिस तरीके से सोनार बांग्ला कहा जाता था, विनोद शर्मा जी ने ये तो कह दिया कि जब हमारी पार्टी सत्ता में अगर आती है पश्चिम बंगाल में तो सोनार बांग्ला जो कहा जाता था उसे धरातल पर भी लाया जाएगा। कुंदन जी, क्या लगता है कि वाकई वो अपनी बातों से कितना वाकिफ रखते हैं? क्योंकि जुमले तो कई नेता करते हैं, कई पार्टियां करती हैं चुनाव का समय जब भी आता है, लेकिन चुनाव बीतते ही और जैसे ही उनकी पार्टी सत्ता में आ जाती है तो तमाम दावे फेल होते हुए भी नजर आते हैं। देखिए सुरभि, बिहार विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था 2020 में, तब एक टैगलाइन बड़ा फेमस हुआ था, बिहार में काबा, और तमाम राजनीतिक दलों ने इस जुमले को बहुत तेज़ी से पकड़ा था और इस जुमले के इर्द गिर्द ही वहाँ पर नीतीश कुमार की सरकार से सवाल पूछे जाने लगे थे और ख़ास करके विपक्षी दलों को एक नया नारा मिल चुका था, बिहार में काबा। अब पश्चिम बंगाल में एक नया जुमला चला, खेला होबे कि खेला शेष होबे। अब सबसे अहम बात यह है कि पश्चिम बंगाल के इतिहास को अगर उठाकर देख लें तो कांग्रेसी दलों के द्वारा शासन किए जाने के बाद, बंगाल की स्थापना के बाद कांग्रेसी दलों का शासन हुआ, उसके बाद वामपंथी दल आए, तृणमूल कांग्रेस ने 10 साल बंगाल में शासन किया। अब 2021 में देखना अहम यह होगा कि ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी के इस लहर को कितनी मजबूती से सामना कर पाती हैं और उनके जो समर्थक हैं, बंगाल की जो जनता है, ममता बनर्जी का कितना साथ दे पाती है। देखें, मैं एक मुद्दे को लेकर मैंने इस चर्चा के शुरू में ही कहा था कि जिस तरीके से वोट परसेंटेज बढ़े हैं, वो नंदीग्राम द हॉटेस्ट सीट ऑफ पश्चिम बंगाल हो या फिर बाकी दूसरे जितने भी 291 सीट की बात कर लें नंदीग्राम के अलावा, हर जगह, हर विधानसभा सीट पर वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं। अमूमन चुनाव विश्लेषक इस बात को मानते हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का मतलब है एंटी इनकम्बेंसी वोट्स बढ़ रहे हैं, सत्ता विरोधी लहर है। इसका अर्थ यह निकलता है कि सत्ता परिवर्तन की संभावना जताई जा रही है। नंदीग्राम की बात कर ले, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच में सीधा मुकाबला है। 88% के आसपास वहां पे मतदान हुए हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2014 में 85% और 2019 में 85.7% मतदान हुए थे। वहीं 2016 के विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो वहां पर 87% से थोड़ा अधिक, लगभग 87.5% मतदान हुए थे, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 88% से अधिक हो चुका है। 2,52,000 मतदाता हैं नंदीग्राम में। वहां पर अगर उन 2,052 मतदाताओं के बीच में लगभग 2.25 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं तो यह भी अपने आप में एक आश्चर्यजनक रिकॉर्ड बनता दिख रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी के समर्थक और शुभेंदु अधिकारी के समर्थक किसके बीच में रेस तगड़ी लगी पड़ी है। अब सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी कि इस कैंपेनिंग को बीजेपी ने अच्छे तरीके से कास्ट आउट किया है, बीजेपी ने उसका अच्छी तरीके से सामना किया है, क्योंकि बीजेपी अपने तमाम तरह के
कह सकते हैं रिसोर्सेज के साथ इस चुनाव को लड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय और इसके अलावा जितने मुख्यमंत्री थे तमाम लोगों ने वहां पर जाकर प्रचार में भूमिका निभाई है। लेकिन अगर टीएमसी की बात देखी जाए तो ममता बनर्जी ने टूटे पैर ही सही, इस व्हील चेयर पर बैठकर ही सही, पैरों में प्लास्टर लगाकर ही सही, वह अकेले उन्होंने पूरे चुनाव के दौरान मोर्चा थाम रखा था। अब इसका फैसला 2 तारीख को, अब से लगभग 48 घंटों के बाद तस्वीरें साफ होने लगेंगी। ममता बनर्जी कितनी मजबूती से उभरकर सामने आती हैं, क्या वह पश्चिम बंगाल तक सीमित होकर रह जाएंगी या ममता बनर्जी अब दिल्ली की तरफ कूच करेंगी, यह एक बड़ा सवाल होगा जिसका जवाब परसों मिलेगा। सुरभि, चलिए ठीक है कुंदन जी, लौटूंगे आपके पास। एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो सर सवाल यही रहेगा, जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं 48 घंटे के बाद से यानी 2 मई को नतीजे भी सामने आ जाएंगे, लेकिन जो एक तरीके से ये पंच लाइन दी गई थी खेला होबे, और अब कहा जा रहा है खेला होबे कि खेला शेष होबे, तो ऐसे में क्या उम्मीदें जताई जा सकती है? आपको क्या लगता है कि वाकई क्या परिवर्तन होगा बंगाल में, या फिर दोबारा से 11वें साल भी टीएमसी की सरकार सत्ता में आएगी? प्रशांत जी, इस बार परिवर्तन अवश्यंभावी नहीं है, यानी कहीं न कहीं इस बार बीजेपी की तमाम जो रणनीति थी, तमाम जो उनकी कोशिशें थी, जो उनके स्ट्रेटेजी थी, उस स्ट्रेटेजी में कहीं न कहीं से कोरोना जो है उनके लिए बाधक बना है। एक बात आपको बता देते हैं सुरभि, जिससे कि आपको ये पूरे एग्जिट पोल को समझने में आसानी होगी कि इस बार बंगाल के वोटर ऐसे भी वोटर रहे हैं जिनकी संख्या काफ़ी रही है, वो साइलेंट रहे हैं। जो साइलेंट वोटर जब भी किसी भी विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, किसी भी इलाके में उनकी तादाद ज़्यादा होती है, तब एग्जिट पोल बिल्कुल ये सामने नहीं आ पाते हैं। तो आपको समझना होगा कि ये साइलेंट वोटर की तादाद क्या थी। तो आप देखेंगे कि पिछले जो चुनाव हुए थे और उस 16 के चुनाव के बाद के ये जो 21 का चुनाव है विधानसभा का बंगाल का, इसमें साइलेंट वोटर्स की संख्या बढ़ गई, और इतनी बढ़ गई कि खुद ममता बनर्जी और उनके जो स्ट्रेटेजिक प्लान कर रहे थे प्रशांत किशोर, वह भी दुविधा में थे कि आखिर ये वोट कहाँ गया है। और इस बार की एक रणनीति और आपको बता देता हूं कि इस बार जो वाम दल हैं, जिनके साथ कांग्रेस भी हैं, ये तमाम लोग नहीं चाहते थे कि ममता बनर्जी की वापसी हो, इसलिए इनके जितने भी वोटर्स रहे हैं वो साइलेंट हुए, और साइलेंट होकर इनका वोट जो है वो बीजेपी की तरफ गया है। यानी यही वजह है कि बीजेपी इस बार वहां पर अच्छी स्थिति में आई है। अब जो भी एग्जिट पोल के अभी आपके पास नतीजे हैं और जो सामने दिख रहे हैं, जिसमें जो 5 बड़े बड़े एग्जिट पोल करने वाले सेफेक्स कंपनियां हैं, उन्होंने जो दिखाया है कि बीजेपी के वोट परसेंटेज भी बढ़ रहा है, बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ रही है, और ये सब का नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो ममता बनर्जी है। यानी ममता बनर्जी सत्ता में आ भी जाती हैं तो उनके साथ नुकसान रहेगा। और दूसरी बात एक और आप समझ लीजिए कि जिस तरह से लेफ्ट ने, और लेफ्ट की सबसे बड़ी भूमिका जो बंगाल में रही थी, अब तक वो ममता से लड़ाई की रही थी। टीएमसी और लेफ्ट फाइट इन दोनों के बीच में होता था, लेकिन इस बार फाइट में बीजेपी आ गई और लेफ्ट और कांग्रेस वहाँ सीन से गायब है। तो आप समझ सकते हैं कि जो कांग्रेस के वोटर थे, जो कांग्रेस के वहाँ पर पुराने जितने भी वोटर्स थे, जो लेफ्ट के कैडर थे, वो सारे कैडरों का वोट किसको गया? अगर वो कैडर का वोट उनकी पार्टियों को गया होता तो निस्संदेह बीजेपी की बढ़त कम होती और लेफ्ट और कांग्रेस की बढ़त आगे होती। तो इसलिए इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस बार नतीजे जो भी होंगे वो चौंकाने वाले होंगे। अभी जो भी एग्जिट पोल आए हैं उसके आधार पर आप कह सकती हैं कि ये सरकार जो इस बार ममता बना सकती है, लेकिन जब साइलेंट वोटर की हम बात करेंगे तो आपको समझना होगा कि पूरा का पूरा जो झारखंड से जुड़ा हुआ इलाका था, जो बिहार से जुड़े हुए इलाके थे, जो बांग्लादेश से जुड़े इलाके हैं, और वहाँ के जो वोटर हैं
जो लेफ्ट के सपोर्टर्स हैं, जो कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं और जो बीजेपी मोदी के सपोर्टर्स हैं, ये तमाम इस बार इकट्ठा हुए हैं और पोलराइज हुए हैं। और ये जो पोलराइजेशन का वोट है यह नुकसानदेह है ममता बनर्जी के लिए। ठीक है प्रशांत जी, आपने एक बात का भी जिक्र किया, आपने बताया जिस तरीके से कि कई ऐसे इलाके हैं, जैसे कि अगर हम बांग्लादेश की बात करें, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमान को भी लाने वाली ममता बनर्जी थी पश्चिम बंगाल में, तो ऐसे में क्या ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है और लगाना उचित कहा जा सकता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं पश्चिम बंगाल में, वहीं से ममता बनर्जी को सीट ज़्यादा मिल सकती है, ऐसी उम्मीदें जताई जा सकती हैं। लेकिन अगर वहाँ पर बीजेपी का दमखम नहीं दिखेगा और लेफ्ट और कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो गया, वो तो साफ पता चल रहा है। लेकिन ये जो आंकड़ों का फर्क है, ये क्या वाकई में मुस्लिम बहुल इलाके और जो गैर मुस्लिम इलाके हैं, क्या उसकी वजह से ये बड़ा अंतर देखा जा रहा है? देखिए, इसको और थोड़ा आपको बैक में जाना होगा, इसको समझना होगा। जब पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु जब वहाँ पर शासन व्यवस्था में शामिल थे, उस समय से अब थोड़ा सा इसको एनालाइज करिएगा, तब आपको पता चलेगा जो मुस्लिम वोट हैं वो वोट क्या एक मुश्त इस बार ममता बनर्जी को पड़ा है। तो इसमें मेरा ये कहना है कि इस बार एक मुश्त ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट भी नहीं मिले हैं। मुस्लिम वोट के बिखराव जो है वही जो है आखिरकार बीजेपी के लिए जो अच्छी स्थिति रही है वही रही है। आप थोड़ा गौर कीजिएगा कि जब बांग्लादेशी यहाँ पर घुसपैठिए आए थे और पूरे पश्चिम बंगाल में जगह जगह रेलवे लाइन के किनारे, सड़कों के किनारे उनकी झुग्गियाँ बन गई थीं और उनकी तादाद इतनी हो गई थी कि उनके आगे दूसरे वोटर अपने को कमज़ोर मानने लगे थे। उस दौरान ज्योति बसु ने जो खेला होवे वाली जो बात है, उस समय एक खेला किया था कि उन्होंने जितने भी इस तरह के लोग थे सबको राशन कार्ड मुहैया करा दिया था, सबको नागरिकता दे दी थी और वो सारे वोटर्स वो चले गए थे लेफ्ट के पास और इसीलिए ज्योति बसु को हटाना बड़ा मुश्किल हो गया था। और उसी गेम को जब एनालाइज किया ममता बनर्जी ने और उनकी पार्टी ने और उसको लेकर के जब इन्होंने एक नया स्ट्रेटेजिक प्लान किया, तो उस प्लान के बाद वो कामयाब हो सकी लेफ्ट को हटाने में। यानी उस वोटर के पास पहुंचकर उनको जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधा देने की कोशिश जब ममता बनर्जी ने की, तब जाकर के वो वोटर टूटे। और वो वोटर जब टूटे तो ममता की वहां बढ़त हुई और ममता की बढ़त के पीछे कांग्रेस रही, क्योंकि कांग्रेस जब वहां पर वोटों को काटती थी तो उसका फायदा, उसका घाटा हुआ लेफ्ट को और फायदा हो गया ममता बनर्जी को। अब इसी चीज को थोड़ा पलट के यहाँ समझने की बात है कि जब लेफ्ट को यह लग गया है कि बंगाल में ममता को हटाना उसके लिए संभव नहीं है, तो लेफ्ट के कैडर जिसमें कुछ मुसलमान भी हैं जो कि अब पूरी तरह से आप ये कह सकते हैं कि वो इंडियन हो गए हैं, जिसमें आप ये देखेंगे कि जो वहाँ के जो कुछ इलाके हैं जो बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं, जो किशनगंज से जुड़े हुए इलाके हैं, जो आपके कुछ बिहार के इलाके हैं, इन सब इलाकों के जो मुसलमान हैं जो लेफ्ट के वोटर्स थे, उनके दिमाग में लेफ्ट पार्टी के बड़े लीडरों ने यह बात बिठा दिया कि अगर ममता को हटाना है तो बीजेपी को जिताना होगा, क्योंकि बीजेपी से निपटा जा सकता है लेकिन ममता बनर्जी से निपटना बड़ा मुश्किल है। ममता दीदी को लेकर के जब ये स्ट्रेटेजिक प्लान लेफ्ट वालों ने किया और इसमें उनको कांग्रेस की मदद मिली, तब से बंगाल में जो एक वोटरों का तादाद है, जो अच्छी खासी तादाद है वहां पर, उस तादाद ने साइलेंट होना शुरू कर दिया। वो इस बार आप देखेंगे कि हिंसक घटनाएं हुई हैं पश्चिम बंगाल में और कल जो चुनाव बीते हैं जो 35 सीटों के लिए, उसमें भी घटनाएं हुई हैं, लेकिन इन घटनाओं में आप देखेंगे कि जो पहले होती थी जो स्थितियां वो इस बार नहीं हुई। और तीसरी बात सबसे मजबूत रही कि सुरक्षा बलों ने जिस तरह से इस बार वहां के तमाम बूथों पर लोगों को, वोटरों को मजबूर किया कि आप आके वोट करिए, तो इससे यह जाहिर होता है कि जब परसेंटेज ऑफ पोलिंग बढ़ता है तो इसको समझने की बात होती है कि जब भी परसेंटेज ऑफ पोलिंग किसी भी इलाके में, किसी भी चुनाव में बढ़ता है तो निश्चित तौर पर जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसके लिए नुकसानदेह होता है। हम अभी ये नहीं कह सकते हैं कि ममता लौटेंगी या बीजेपी लौटेगी, किसके पास कितने सीटें होंगी, लेकिन एक जो वहाँ के समीकरण सामने आ रहे हैं, जो एनालिसिस सामने आ रहे हैं,
उसमें इतना जरूर कहा जा सकता है कि बहुत आसान नहीं होगा कि इस बार बीजेपी सत्ता से दूर रहे, और यह भी आसान नहीं है कि ममता को सत्ता से दूर कर दिया जाए। यानी हो सकता है कि स्थितियां ऐसी हों जो 10 से 15 सीटों पर आके अटक जाए, और वो सीट जो कि लेफ्ट के पास है, कांग्रेस के पास है, कुछ इंडिपेंडेंट जीत के आएंगे, और उन सबको मिलाकर जब आप देखेंगे तो किसी के लिए जब 2 मई को रिजल्ट आने शुरू होंगे तब आपको लगेगा कि हमारी बात कितना, या वीआईपी न्यूज जो कह रहा है उसमें कितना दम है। क्योंकि जो अब तक के जो एनालिसिस आए हैं इसमें ये एक बात आप देखिएगा कि जो भी दल हैं उन्होंने साफ तौर पर एग्जिट पोल नहीं किया है, एक एक घरों में जाके नहीं किया गया है, और एग्जिट पोल के बारे में सिर्फ एक आकलन कर लेना उचित नहीं होगा। तो इतना जरूर कहा जा सकता है कि साइलेंट वोटर को दरकिनार जिसने भी किया उसका इस बार एग्जिट पोल सही नहीं होगा, और साइलेंट वोटरों की जो संख्या है, जो सामने आए हैं वोटर, उससे दुगुना है। आप इससे अंदाजा कर लीजिए कि जो पश्चिम बंगाल में स्थिति है वो क्या होने वाली है। जैसे आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अब तक के जितने आंकड़े आए हैं उसमें जो एक्सिस का पोल सर्वे कह रहा है कि वह ममता बनर्जी को वहाँ पर 130 से 156 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप समझ लिए कि 130 से 156, यानी ममता बनर्जी इस बार लूजर रही हैं, और जब वो लूजर हैं तो गेन किया है इस बार बीजेपी ने, वो भी लेफ्ट के वोट को लेकर के और कांग्रेस के वोट को लेकर के। यानी बीजेपी के पक्ष में वहां पर कुछ वोट आए हैं, और वो साइलेंट वोटर जो अपनी बात कह नहीं पाए हैं या कहना नहीं चाहते थे, वो ये चाहते थे कि सरकार इस बार ममता की नहीं बने। और इस बार लड़ाई वहां पर पूरे पश्चिम बंगाल में, चाहे किसी भी इलाके, किसी भी विधानसभा क्षेत्र की आप बात कर लें, अभी कुंदन बात कर रहे थे जिस क्षेत्र के, मैं उस क्षेत्र की भी बात आपको बता दूं कि वहां भी जो स्थितियां थी, जो ममता बनर्जी के सिपह सालार हुआ करते थे वही उनके खिलाफ जब चुनाव लड़े हैं, तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी के लिए नुकसानदेह हुआ है। और पूरे बंगाल के 294 सीटों पर अभी के जो आपके पास आंकड़े हैं, या जो आंकड़े हम लोग दिखा रहे हैं, जो डिफरेंट जो सेफोलॉजिस्ट हैं उनका ये आंकड़ा हम लोग दिखा रहे हैं, इसके बावजूद हम ये कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा इसको और एनालाइज करने की जरूरत है कि हम साइलेंट वोटर को ना भूलें, और साइलेंट वोटर के जो उनकी बातें थी या जो वो कहना चाहते थे उसके हिसाब से जब आप एनालाइज करेंगे तब आपको लगेगा कि ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी की दोनों की पार्टियों में बिल्कुल 4 से 5, 6, 10 सीट से ज़्यादा का फर्क नहीं होगा। और उसके बाद जो वहाँ पर गेम होगा वह गेम लेफ्ट के हाथ में होगा कि वो क्या करता है और कांग्रेस क्या करती है। सुरभि, ठीक, प्रशांत जी लौटूंगे आपके पास। कुंदन कृतज्ञ जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। कुंदन जी, जिस तरीके से ये आंकड़े बताए जा रहे हैं कि, और जैसे अभी इन्होंने भी बताया, प्रशांत जी ने भी, कि अभी भी आकलन करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि जो थोड़ा सा एक अंतर बताया जा रही है, यानी कि 1%, 2% का 50% पे ये पूरा खेल चल रहा है। तो ऐसे में जब रणनीतिकार की बात की जाती है, क्योंकि टीएमसी के रणनीतिकार को कौन नहीं जाता, और ऐसे में प्रशांत किशोर जी ने यह दावा किया था कि तो कहने की बात है, बीजेपी 3 विधायकों के साथ आई थी तो मुंह की खाने में पड़ी कि उन्हें घर वापस लौट करके जाना पड़ेगा, यानी पवेलियन की बात की थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि खाता खुलने के साथ साथ कहीं ना कहीं कांटे की जो टक्कर बीजेपी दे रही है, पिछली बार जिस तरीके से जो सीटें जीत करके बीजेपी आई थी, इस बार और वो आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और प्रशांत किशोर खुद मुंह की खाते हुए नजर आ रहे। कितनी सच्चाई लगता है आपको? देखिए सुरभि, आप, मैं प्रशांत जी की भी बातों को सुन रहा था, बाकी जितने भी एग्जिट पोल सर्वे हैं उन तमाम चीज़ों की माने तो बीजेपी इस बार 3 सीट से 3 अंकों के आंकड़ों तक पहुंचती हुई साफ तौर पर दिख रही है। अब वह 100 से ज़्यादा कितनी सीटों पर बीजेपी जाकर थमती है ये तो 2 तारीख को ही पता लगेगा, लेकिन इस बात में अब कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के सीट में बहुत ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। और अगर यह नुकसान कहीं हो रहा है तो यह ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को ही नुकसान हो रहा है। मैं प्रशांत जी से सीधा एक सवाल पूछना चाहूँगा कि प्रशांत किशोर ने ट्वीट के जरिए सोशल मीडिया में और खुद
औपचारिक रूप से इस बात का दावा किया था कि अगर बीजेपी 3 अंकों तक पहुंचेगी तो राजनीतिक विश्लेषक के करियर के तौर पे यह उनका आखिरी चुनाव होगा। प्रशांत किशोर बिहार में भी काफ़ी लंबे अरसे तक जुड़े रहे हैं। नीतीश कुमार को भी उन्होंने अपनी राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका से काफ़ी उन्हें प्रभावित किया है। जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर भी काफ़ी लंबे अरसे तक काम किया है। आपको क्या लगता है प्रशांत जी, यह प्रशांत किशोर का आखिरी चुनाव होगा एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, क्योंकि उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वह भविष्यवाणी गलत साबित होती हुई दिखाई दे रही है? कुंदन, जहाँ तक आपने प्रशांत किशोर के बारे में कहा है तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि पूरे इस चुनाव के रिजल्ट आने के बाद प्रशांत किशोर को नई नौकरी तलाश नहीं होगी, क्योंकि इस बार का जो चुनाव रहा है पूरे पश्चिम बंगाल में वो एक साड़ी और एक केला और 10 रुपए की बात नहीं रही है। शायद ये आपको मुहावरा पता नहीं होगा, मैं आपको बता दूं कि अब तक टीएमसी का ये मुहावरा रहा है कि वो आम वोटर को चुनाव से पहले एक साड़ी, महिलाओं को एक साड़ी, 10 रुपए और एक केला पहुंचाती रही है, और जिसकी वजह से जो गरीब बंगाली हैं वहाँ पर, जो सड़कों के किनारे झुग्गी में रहने वाले हैं, वो वोटर जो पहले लेफ्ट के लिए वोटिंग करते थे, टीएमसी के लिए वोटिंग कर दिया था। इस बार बीजेपी ने वहाँ पासा पलट दिया। बीजेपी ने एक साड़ी की बात नहीं की, ना ही एक केले की बात की, ना ही 10 रुपए की बात की। बीजेपी ने वहाँ ये कहा कि शासन व्यवस्था अगर आपको रहेगा, आप बीजेपी के हाथ में सौंपेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी जो स्थिति है, जो गरीबी है आपकी, वो खत्म कर दी जाएगी। आपको जॉब मिलेगा, नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, आपको आधार कार्ड से जुड़े हुए तमाम सुविधाएं मिलेंगी। मनरेगा जिसको ममता बनर्जी नहीं कर रही हैं और जिस काम को लेकर के ममता लगातार केंद्र पर हमलावर रही हैं, वो सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। बंगाल का जो पूरा पॉपुलेशन है कुंदन जी, आप जानते हैं, चूँकि आप बहुत करीब रहे हैं बंगाल के, आप बंगाल जाते रहे हैं, जो शहरों की आबादी छोड़ दीजिए तो उसमें हिंदी भाषियों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है। हिंदी भाषी लोग कहीं से भी ममता बनर्जी को शुरुआती दौर में तो बहुत मदद कर रहे थे। बाद के दिनों में जब वह श्री राम कहने से और रामचंद्र जय कहने से वो नाराज़ होने लगी तो उनका मोह भंग होना शुरू हुआ। दूसरी बात, जब ममता दीदी के भतीजे सामने आ गए और उन्होंने पार्टी पर अपना दबदबा कायम किया और जिस तरह से एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह उन्होंने पार्टी चलाना शुरू किया, तो लोगों के अंदर एक आक्रोश आया। आपको कुंदन जी एक घटना छोटी सी मैं बता देता हूँ कि मैं जब बंगाल गया और जहाँ पर टीएमसी का वो मल्टीनेशनल कंपनी का वो दफ्तर है, उस दफ्तर की एक तस्वीर मैं बाहर से ले रहा था, तो वहाँ पर खड़े लोगों ने मुझे रोक दिया था और कहा था कि इसकी तस्वीर आप नहीं ले सकते हैं। आप इसे से अंदाज़ा ले लीजिए कि बंगाल के लोग कैसे वहाँ पर काम कर रहे थे टीएमसी के लिए। और दूसरी बात, जो वहाँ पर जो स्थानीय लेवल की जो स्थिति थी, चाहे आपको एफआईआर लिखाना हो, घर के लिए सीमेंट लाना हो, बालू लाना हो, बिजली कनेक्शन ठीक करवाना हो, आपको टीएमसी कार्यकर्ता से मदद लेनी पड़ती थी और उसके लिए उनको सेवा शुल्क देना पड़ता था। यहाँ तक कि आपके अस्पताल में कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, किसी परिजन की मृत्यु हो जाए, तो उसके डेड बॉडी लेने के लिए भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं को सेवा शुल्क देना पड़ता रहा है। तो इससे वहाँ के लोग जो प्रबुद्ध बंगाली हैं, और ख़ास करके आपको तो जानते ही हैं कि पूरे ये अब अपने यहाँ ये कहावत है कि बंगाल थिंक टुडे, इंडिया थिंक टुमारो, यानी बंगाल जो आज सोचता है पूरा देश दूसरे दिन सोचता है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कुंदन जी कि बंगाल की जो पृष्ठभूमि है, वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति है, वहाँ के वोटर के जो अपनी मंशा है या उनका जो अपना मंतव्य है, इन तमाम चीज़ों को जब एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि जो रियल वोटर थे वो इस बार खामोश थे, वो साइलेंट थे, तो ऐसे में प्रशांत किशोर की पूरी स्ट्रेटेजी वहीं ध्वस्त हो जाती है कि ममता बनर्जी के चाय पीने से वोटर उनके साथ नहीं जुड़े, ममता बनर्जी के साड़ी देने से अब वोटर नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि हर के सामने एक समस्या है रोजगार की। जब वहाँ पर पीयरलेस जैसी कंपनियों ने
वहाँ के गरीब लोगों को धोखा दिया, उनके पैसे लूट के वो भाग गए। शारदा चिट फंड का जो पूरा मामला है, जो पूरा घोटाला है, उस पूरे मामले कर लेकर के उसमें जो भुक्तभोगी हैं, वो तमाम चीज़ों को देखने के बाद लोगों को ये लग गया कि टीएमसी अगर यहाँ पर कंटिन्यू करेगी तो निश्चित तौर पर उनका विकास नहीं हो पाएगा, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, उनको रोज़गार नहीं मिल पाएगा। और इसलिए जब इस बार बीजेपी ने वहाँ पर इंटरफेयर किया वहाँ के पॉलिटिक्स में और उसने इनिशिएट किया, तभी से प्रशांत किशोर को लग गया था कि उनकी पूरी स्ट्रेटेजी बीजेपी ने फेल कर दिया है। कि वो जब बीजेपी के साथ थे और जब नरेंद्र मोदी के चुनाव में पहली बार वो साथ आए थे, उसके बाद जब वो अलग हुए तभी नरेंद्र मोदी और उनकी टीम पराजय में नहीं रही। तो इसको देखने के बाद मैं इतना ज़रूर कुंदन जी आपको कह सकता हूं कि प्रशांत किशोर को नई नौकरी तलाशनी होगी, या तो उनको ये पॉलिटिक्स का साइकोलॉजिस्ट का काम छोड़ देना होगा और साथ में कोई दूसरी कंपनी उनको चलानी होगी। क्योंकि इस बार बंगाल का जो 2 मई को रिजल्ट आएंगे तो इतना तय है कि बीजेपी 3 के आंकड़े ही नहीं पार करेगी। वो 3 के आंकड़े जो अब तक के जो एग्जिट पोल हैं और जो लोगों से मेरी बात हुई है, वहाँ के जो सीनियर जर्नलिस्टों से मेरी बात हुई है, तो उससे जो नतीजा सामने आ रहा है कि इस बार का रिजल्ट निश्चित तौर पर चौंकाने वाला होगा। कुंदन। ठीक, कुंदन जी एक आखिरी सवाल आपसे, इस पे लास्ट कमेंट आपका प्रशांत जी लगे हाथ एक सवाल है कि जिस तरीके से जी कुंदन जी सवाल एक आखिरी, क्योंकि समय की भी अभी फिलहाल कमी चल रही है, तो किशोर आपसे के बारे में करना चाहेंगे एक मेरा सवाल है। कुंदन जी, जो इमोशनल कार्ड था ममता बनर्जी की तरफ से, वो प्लास्टर भी बांध करके आई थी, कास्ट पॉलिटिक्स भी किया गया और उसके बाद से अब गणित भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है प्रशांत किशोर का। तो क्या लगता है कि तमाम दावे कहीं ना कहीं जो खेले गए थे ममता बनर्जी की तरफ से, वो ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए सुरभि, ममता बनर्जी जितना इमोशनल कार्ड, जितने कार्ड्स खेल सकती थी, जितने कार्ड्स उनके आस्तीन में थे, तमाम कार्ड्स को उन्होंने निकालकर सामने रख दिया। क्योंकि ममता बनर्जी के लिए भी ये लड़ाई एग्जिस्टेंस की लड़ाई थी, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर इस चुनाव में वह पीछे छूट जाएंगी तो आने वाला उनका पूरा का पूरा राजनीतिक भविष्य जो है वो अंधेरा हो जाएगा। और इस अंधेर होने वाले राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए हर तरीके से उन्होंने इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की है। अब इसमें वो अपने व्यक्तिगत जो उनके साथ हादसा हुआ, उस हादसे को किस स्तर तक उन्होंने बढ़ाया है। आपको बीच में प्रशांत जी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो एक लगे हाथ उनसे मैं जानना चाहूँगा, प्रशांत किशोर की एक बातचीत ऐप लीक पर वो सामने आई थी, जिसमें वह एक मीडिया प्रतिनिधि के साथ बातचीत कर रहे थे और बातचीत में उन्होंने इस बात की आशंका जताई थी कि ममता बनर्जी को नुकसान हो रहा है और साथ ही साथ कुछ विशेष समुदाय के लोग, मथुआ कम्युनिटी के लोग, बाकी के वहाँ के दलित के लोग ने खुलकर भाजपा का साथ देना शुरू कर दिया है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि वह बातचीत जानबूझकर मीडिया में लीक की गई थी या वह बाय फ्लूक, बाय मिस्टेक लीक हो गई थी और उसके बाद उस बातचीत को प्रशांत किशोर ने कवर करने की कोशिश की थी? देखिए कुंदन, प्रशांत किशोर की हमेशा से स्ट्रेटेजी रही है कि चीज़ों को मीडिया के सामने परोस दो और उसके बाद उसका एनालाइज करो, ताकि जो रिएक्शन है लोगों को वो उन तक आ सके। प्रशांत किशोर को बहुत नज़दीक से मैं जानता हूँ और आपको बता दूं कि वो इससे पहले जब वो नीतीश कुमार के लिए स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे थे 2015 में, जब वो बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो रही थी, महागठबंधन बनाया गया था, महागठबंधन उसमें 3 दलों को शामिल किया गया था और पूरी स्ट्रेटेजी प्रशांत किशोर प्लान कर रहे थे। लेकिन प्रशांत किशोर के बारे में एक बात जान लीजिए कि प्रशांत किशोर आम लोगों से डायरेक्ट नहीं मिलते हैं, उनके लोग मिलते हैं और जब किसी के प्रतिनिधि किसी लोगों के पास जाता है तो उसकी जो रियलिटी है वो जो आदमी है जो मुख्य भूमिका में है उस तक नहीं पहुंच पाती है। यही वजह थी कि जब 2015 के इलेक्शन में भी, जब उस दौरान भी मैंने खुद बिहार के पूरे वो
सेफोलॉजिस्ट का काम मैंने भी किया था, और मैं जिस चैनल में था उसके लिए, और उस समय जो मेरे आंकड़े थे वो बिल्कुल सटीक थे, और बाद में प्रशांत किशोर को भी लग गया था। प्रशांत किशोर ने जिस तरह से बायफ्लोक, इसको आप नहीं कह सकते हैं, जानबूझकर एक मीडिया के साथ उन्होंने बातचीत को सामने लाया ताकि लोगों का रिएक्शन उन तक आ सके। आपने सही कहा कि जो मथुआ पंचायत के लोग हैं, जो पूरा बंगाल को एक तरह से वो 2-3 करोड़ की संख्या में है, और उनके वोट जिस भी पार्टी के साथ जाती है वो पार्टी वहाँ पर विजयी होती है। अब तक वो वोट टीएमसी को जाता रहा, लेकिन इस बार उस पूरे समुदाय के लोगों ने बीजेपी को गले लगाया था। इसको लेकर के प्रशांत किशोर बहुत ज़्यादा चिंतित भी थे, परेशान भी थे। बीच में उनके एक निकट और ख़ास सहयोगी से मेरी बात भी हुई थी। उनका ये कहना था कि बंगाल जो स्ट्रेटेजी प्लान प्रशांत किशोर और उनकी कंपनी ने किया था उसमें उनसे चूक हो गई थी इस बार, क्योंकि प्रशांत जी इस और बार कुंदन जो जी, आप बीजेपी दोनों का और बहुत इसके धन्यवाद। सहयोगी, दरअसल समय का थोड़ा अभाव है जिस वजह से हमें ये चर्चा यहीं खत्म करनी पड़ रही है, लेकिन दोबारा से इसी मुद्दे को लेकर के हम जरूर अपने दर्शकों के सामने आएंगे और एक बार फिर से एग्जिट पोल्स के आंकड़े भी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। तो एग्जिट पोल्स के आंकड़े लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और वीआईपी न्यूज ये लगातार कोशिशें कर रहा है कि सटीक एग्जिट पोल्स आप तक पहुंचा सके कि किस तरीके से बीजेपी और टीएमसी के बीच में ये आंकड़ा जो है वो कांटे की टक्कर बताई जा रही है। और ऐसे में फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।